संध्या। इस विश्व आयुर्वेद परिषद बिहार इकाई के 4 दिवसीय कार्यक्रम हेतु जो मर्म चिकित्सा पर एक कार्यशाला आयोजित है, इसमें पधारे हुए बिहार के सभी स्थानों से पधारे हुए चिकित्सकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप जिस भूमि पर हैं, यह भूमि बड़ी ही पवित्र भूमि है। प्रणवीर सिंह जी, कृपया आप भी मंचासीन हो। हमारे आज के सारस्वत अतिथि डॉक्टर जनार्दन प्रसाद सिंह जी, आपसे आग्रह है कृपया आप भी मंचासीन हो। विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हम सभी के अभिभावक वैद्य शिवादित्य ठाकुर जी से आग्रह है कृपया आप भी मंचासीन हो। हमारे इस कार्यक्रम में 4 दिनों तक जिनका पाठ्य आप सबको मिलने वाला है, ऐसे हमारे मुख्य वक्ता वैद्य सुनील जोशी जी से आग्रह है कृपया आप भी मंचासीन हो। हमारे विश्व आयुर्वेद परिषद से प्रांत के अध्यक्ष, आपसे आग्रह है कृपया आप भी मंच पे अपना स्थान हमारे कार्यकर्ता से कृपया धन्वंतरी वंदना आप प्ले करें। सभी से आग्रह रहेगा धन्वंतरी वंदना के समय कृपया आप अपने स्थान पे खड़े हो और सब साथ में बोल सकते। कर्तव्य बनता है, कर्तव्य ध्वनि तब तक न रुके जब तक सम्मान, इतनी कम तालियों में सम्मान करे, यह शोभा नहीं देता है। तब तक ये कर्तव्य ध्वनि होती रहनी चाहिए जब तक सम्मान हो रहा है। और विश्व आयुर्वेद परिषद से प्रांत महासचिव के नाते आप एक क्षण हम सभी का मार्गदर्शन करते रहते हैं। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। 4 दिनों तक आप उन्हीं को सुनने वाले हैं, उन्हीं से सीखने वाले हैं, प्रत्यक्ष भी और थ्योरी भी। किंतु मंच की परंपरा है तो आग्रह है हमारे आज के मुख्य वक्ता वैद्य सुनील जोशी सर से कृपया आप अल्प शब्दों में अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। परम पूज्य स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज, हमारे मंच पर वैद्य शिवादित्य ठाकुर जी, हमारे जिला आयुर्वेद यूनानी अधिकारी महोदय, सीवान के प्राचार्य महोदय, डीन महोदय, और कुछ लोगों से मैं परिचित नहीं हूँ जो मंच पर आसीन हमारे जितने भी अतिथिगण हैं तथा साथ में हमारे चिकित्सा साथी। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज मोतिहारी की इस धरती पर आकर मर्म चिकित्सा जैसे विषय पर कार्यशाला देने का एक अवसर ईश्वर ने प्रदान किया है। मैं आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से विश्व आयुर्वेद परिषद बिहार की तरफ से जो आमंत्रण मिला है वो उसको पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और जो हम लोगों का एक उद्देश्य है कि भाई मर्म चिकित्सा के माध्यम से हम कैसे अपने चिकित्सकों का कैसे अपलिफ्टमेंट करें, उनमें एक सम्मान का भाव और एक ऐसा भाव प्रस्तुत करें कि हम आज किसी भी चिकित्सा पद्धति के सामने तुरंत चिकित्सा जो उपलब्ध करा सकते हैं, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। एक सामान्य, जैसे अभी डॉक्टर ने भी कहा कि एक
हम लोगों के मन में भी एक भाव होता है, एक सामान्य जनता के मन में भी एक भाव होता है कि जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो हम लोग उसको चिकित्सा के लिए वेस्टर्न मेडिकल साइंस के पास जाते हैं। और हम लोगों के पास क्या है कि इंस्टेंट पेन का मैनेजमेंट नहीं होता, कि आयुर्वेद में कोई भी एक औषधि ऐसी नहीं है कि जिसमें इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट है। यदि आपको कोई बहुत तकलीफ है, कोई इमरजेंसी है, तो मुझे कोई ना कोई एलोपैथिक दवाई या वेस्टर्न मेडिकल साइंस का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग बात करते हैं आयुर्वेद का जो फार्माकोपिया है वो विश्व का सबसे बड़ा फार्माकोपिया है। आप समझ सकते हैं कि कितनी दवाइयाँ, हजारों योग हमारे पास है और उसका एक तरह से डिफरेंट वेरिएशंस हमारे पास है। लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता न मिलना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको स्वीकार न किया जाए। जैसे अभी हम लोग कहते हैं कि पूरे अमेरिका में, चाहे जितनी वेस्टर्न कंट्रीज है, उसमें जो भी चिकित्सा हम लोग करते हैं तो एक फूड सप्लीमेंट के तौर पे हमारी मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, चिकित्सा के रूप में उसको पूरी मान्यता नहीं दी जाती। और एक और चीज़ हमारे चिकित्सक बंधुओं के द्वारा कही जाती है कि हमारी औषधियों में मेटल्स का, हैवी मेटल्स का यूज होता है, और जो नेफ्रोटॉक्सिक होती है, जो हिपेटोटॉक्सिक होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिपरकर्सन हमारे दिमाग में आते हैं। एक फीडबैक होता है, पूरा समाज का फीडबैक होता है, हमारे काउंटर पार्ट का फीडबैक होता है, और पूरा एक हमारे चारों तरफ एक ऐसा नकारात्मक एक घेरा हम लोगों के पास होता है कि जिससे कि हम अपनी चिकित्सा पद्धति पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन मैं तो क्योंकि 40 वर्षों से चिकित्सा के क्षेत्र में हूँ और मैं समझता हूँ कि सैकड़ों मरीज हम प्रतिदिन मरीज देखते हैं। बेसिकली मैं शल्य चिकित्सा का विद्यार्थी हूँ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने शल्य चिकित्सा में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और लगभग 30 वर्षों तक मैं विभागाध्यक्ष के रूप में लेक्चरर, लीडर, प्रोफेसर, डीन, डायरेक्टर, वाइस चांसलर के रूप में मेरा सफर रहा। और मैंने अपना जो मेडिकल अफसर का कार्यकाल है वो यहीं अमेठी और सुल्तानपुर और रायबरेली से प्रारंभ किया। यहाँ मेडिकल अफसर 1986 में हुआ। उसके बाद फिर ये लोक सेवा आयोग के माध्यम से हम लोग लेक्चरर, लीडर, प्रोफेसर, डीन, डायरेक्टर, वाइस चांसलर और दो विश्वविद्यालयों का मैं आचार्य रहा। ये सौभाग्य हम लोगों को मिला। तो चिकित्सा के क्षेत्र में निरंतर हम लोगों ने शल्य चिकित्सा में काम किया और वो सारी शल्य चिकित्साएं की जो आज के परिप्रेक्ष्य में की जाती है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एक जो गुरुजनों का हम लोगों को आशीर्वाद रहा, मदन मोहन मालवीय जी का जो हम लोगों पर एक आशीर्वाद रहा, तो एक निश्चित रूप से हम लोगों में एक विश्वास था कि आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति बहुत अपने में महत्वपूर्ण है। तो अब आपको एक थोड़ा सा एक परिदृश्य में दिखाना चाहता हूँ कि यदि हम कहते हैं कि भाई इमरजेंसी का मैनेजमेंट एलोपैथिक साइंस में होता, ये हम लोगों के मन में एक विचार है। तो हम लोग कहते हैं कि जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो क्या होती है, खेत में होती है, कहीं दूर होती है, फैक्ट्री में होती है, कहीं हम गांव में, कहीं यात्रा में है, ऐसे में इमरजेंसी होती है। और इमरजेंसी कौन कौन सी होती है? बेसिकली कार्डियोपल्मोनरी इमरजेंसीज होती है या हमारी ब्रेन से संबंधित कोई इमरजेंसी होती है। और जब तक रोगी अस्पताल तक आता है तो ऐसे प्रभाव हमारे शरीर के अंगों पर हो जाते हैं जिसको कि हम दोबारा से उसको ठीक नहीं कर सकते। और जब हम चिकित्सा की बात करते हैं कि हम इनका एक मैनेजमेंट करते हैं तो सिंपली जस्ट वी आर मैनेजिंग दी सिम्टम्स ऑफ जो पोस्ट इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो गए उनका मैनेजमेंट करते हैं। जस्ट वी आर नॉट डीलिंग विद द इमरजेंसी। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इमरजेंसी, तो क्या इमरजेंसी होती है? इसको एक छोटे से उदाहरण से आपको बताऊं कि यदि किसी जगह पर कोई आग लग जाती है और 10-20 कमरे का एक मकान है, हम लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड आधा घंटे पौन घंटे बाद आई। उस समय तक उस जगह के यदि 6 कमरे जल जाते हैं और 4 कमरे को फायर ब्रिगेड बचा लेती है तो इमरजेंसी का मैनेजमेंट नहीं है। वो इमरजेंसी का मैनेजमेंट नहीं। इमरजेंसी का मैनेजमेट क्या होता है? आग लगती है और आप तुरंत प्रयास करके आग को बुझा देते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता। ऐसे ही ऐसी बीमारियों का मैनेजमेंट इमरजेंसी का होता है कि हम शरीर पर उसके कोई भी घातक परिणामों को आने से पहले रोग का निवारण कर लें, तो उसको हम इमरजेंसी का मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि इस तरह की इमरजेंसी हम डील करते हैं एलोपैथिक साइंसेस के द्वारा। अब कैसे इमरजेंसी डील कर सकते हैं? तो इमरजेंसी हम डील करते हैं मर्म चिकित्सा के माध्यम से, रसौषधियों के माध्यम से और आयुर्वेद की विशिष्ट विधियों के माध्यम से। यदि कोई व्यक्ति जिसको पता है कि यहाँ पर ये मर्म स्थान होता तो हम इसकी, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता साइंटिफिकली, व्हाट इज द अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ दिस मर्मा साइंस। देखिए, हम लोगों को अपने लोगों से बात करने के लिए तो मैं बात कर लूँगा, यदि मुझे आपसे बात करनी है तो क्योंकि आप आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, मैं आप लोगों को अपनी बात समझा सकता हूँ। लेकिन हम लोगों को
डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, मेडिकल कॉलेजेस के साथ, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के साथ, IMS के साथ, ये एम्स आदि के साथ बहुत जगह पे हम लोगों को व्याख्यान देने होते हैं, वर्कशॉप करते हैं। तो जब हम काउंटर पार्ट के साथ बात करते हैं तो हम लोग उसी ढंग से, उसी एटीट्यूड के साथ बात करते हैं, उसी डिसिप्लिन के साथ बात करते हैं, उसी प्रोटोकॉल के साथ बात करते हैं। और जब भी हम लोग इन चीज़ों को करते हैं तो अपने एक डाटा बेस के साथ बात करते हैं, पूरा का पूरा रिकॉर्ड हम लोग रखते हैं कि भाई मरीज की पहले क्या स्थिति थी, उसका क्या कहते हैं एक्सरे होता है, उसका MRI होता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो जब इमरजेंसी की हम लोग कल्पना करते हैं तो क्या आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो क्या करते हैं, हाथ पैर के तले मलते हैं। हाथ पैर के तले मलने का मतलब एक कॉमन प्रोटोकॉल है, एक आम व्यक्ति भी जानता है कि जब भी ग्रेव कंडीशन होती है तो हम हाथ पैर के तले मलते हैं। लेकिन जब आपको पता होना चाहिए कि हाथ और पैर के तले में शाखा हृदय के रूप में महर्षि भागवत ने लिखा है कि मनुष्य के शरीर में 5 हृदय होते हैं, एक पुरुष में होता है और 4 उसके हाथ और पैरों में होते हैं, जिसको तल हृदय मानते हैं। और इस तल हृदय मर्म की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि यदि आप हाथ पैर के तले मल रहे हैं तो हम पूछते हैं कि क्यों तले हाथ पैर मल रहे हैं, तो कहते हैं कि बेटर फॉर द बेटर सर्कुलेशन। लेकिन हम चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थी हम लोग जानते हैं कि यहाँ हाथ और पैर में पैड ऑफ फैट होता है और यहाँ की स्किन मोटी होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है। पैर की देखिए, हाथ की देखिए। यदि आपको सर्कुलेशन बढ़ाना तो बिगर स्पेस को आपको रब करना चाहिए, पूरे हाथ पैरों को मलना चाहिए। ऐसा नहीं करते, हम क्या करते हैं, हाथ और पैर के तले को मलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर तल हृदय मर्म होता है। और तल हृदय मर्म की इंपॉर्टेंस क्या है कि जब हम भगवान श्री कृष्ण के डिवाइस की बात करते हैं तो उनके पैर में तीर लगा था, भालू का तीर्थ है गुजरात में, वहां पर उनके पैर में तीर लगा था और उन्होंने जिस जो अखंड जो हमारे अनंत ब्रह्मांड के एक नायक हैं और अनंत ब्रह्मांड की संरचना करने वाले हैं, उन्होंने भी मर्म की मर्यादा का पालन करके शरीर को छोड़ दिया था, क्योंकि उनके पैर के तल हृदय मर्म पर पहले का तीर लगा। इसी ढंग से आप जीसस क्राइस्ट की बात हम लोग करते हैं, जब क्रूसिफिकेशन किया गया तो उनके हाथ और पैर की कील ठोक दी गई। तो मर्म स्थान है ये इतने महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राण की ऊर्जा का केंद्र है, और जब आघातित होते हैं तो मृत्यु को प्रदान करते हैं। जैसे हमने कहा कि मृत्युंजय मारियती थी मरमाणी की बात का कि यदि इस पर आघात लगता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसलिए ये मर्म कहलाते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं कि भाई आप लोगों ने सभी चिकित्सा से जुड़े व्यक्ति हैं, आयुर्वेद के व्यक्ति हैं, चिकित्सा के रूप में इसका उपयोग नहीं होता। महर्षि सुश्रुत ने जो शारीरिक स्थान है उसके 6ठे अध्याय में मर्म निर्देशी अध्याय में लिखा है कि मनुष्य के शरीर में 107 मर्मबिंदु होते हैं। आघातित होने पर या ट्रॉमेटाइज होने पर जो उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, he has enumerated all the symptoms, क्या तकलीफ होती है। जैसे लिखा है कि गर्दन और सिर के जोड़ पर एक मर्म होता है जिसको हम क्रिकाटिका मर्म कहते हैं, और क्रिकाटिका मर्म पर यदि आघात होता है तो व्यक्ति में चलबूंदा होती है, उसकी गर्दन हिलती रहती है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा कि जब भी कोई मरीज हमारे पास इस लक्षणों से आता है और उसकी गर्दन हिलती है, चाहे वो पार्किंसंस डिजीज हो या किसी और कारण से हो, और यदि हमने उसमें जो क्रिकाटिका मर्म है उसको स्टिमुलेट करना शुरू किया तो मरीज कहता है कि इसको जब से आपने इसको स्टिमुलेट किया या इसको दबाया या इस पे आपने जो स्पेसिफिक टेक्निक है उसको फॉलो किया तो गर्दन का हिलना कम हो गया। इसका मतलब क्या है, ये रिट्रोग्रेड टेक्निक से हम लोगों ने इस टेक्निक को डेवलप किया और आज से लगभग 30-35-40 साल पूर्व 91 से इस प्रकार करना शुरू किया और चिकित्सा के रूप में इसको प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयास किया, और गुरुजनों की कृपा से, शास्त्र के आशीर्वाद से हम लोग सफल हुए कि आज एक चिकित्सा पद्धति के रूप में आज हमारे पूरे विश्व में, पूरे देश में ये प्रारंभ है। लगभग 12 विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित किया। जितने भी आयुर्वेद के विश्वविद्यालय सब में इस पर शोध कार्य हो रहा है। वहाँ हम लोगों ने एक फैकल्टी तैयार की है। हमारा जोधपुर विश्वविद्यालय है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण विश्वविद्यालय, इसमें भी हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी के प्रोफेसर और वहाँ की टीम तैयार की है। इसी ढंग से NIA जयपुर में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, और जितने भी हमारे श्री कृष्ण विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, जितने आयुर्वेद के विश्वविद्यालय, सब में आज मर्म चिकित्सा का कार्य हो रहा है और शोध कार्य भी हो रहा है, चिकित्सा के रूप में इसका उपयोग भी हो रहा है। और विभिन्न सरकारों के माध्यम से हम लोगों ने इस पर डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम किया। देखिए हम लोग मैं 1300 किलोमीटर से आया हूँ और 1300 किलोमीटर फिर वापस जाऊंगा, लेकिन उद्देश्य ये था कि लगभग 50 लोग जो आप बैठे हैं ये पूरी की पूरी इस मर्म चिकित्सा की अलग पूरे बिहार में जगाएंगे। हम लोग मानते हैं कि हिमालय को
ये कहा गया है कि आयुर्वेद का उद्गम हिमालय से हुआ। अभी महर्षि चरक का आप लोग उदाहरण दे रहे थे, अभी आपने महर्षि चरक का उल्लेख किया। महर्षि चरक के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि कोटद्वार एक हम लोगों के पास एक स्थान है पौड़ी में, वहाँ एक चरक डांडा के नाम से एक स्थान है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई ये महर्षि चरक का एक उनकी कार्यस्थली भी रही है। और विश्व आयुर्वेद परिषद ने वहाँ बहुत बड़ा कार्य किया, एक मंदिर का निर्माण किया। प्रतिवर्ष पूरे देश भर से आयुर्वेद के विद्यार्थी जाते हैं, चरक संहिता का पाठ करते हैं और पूरा एक चरक का उत्सव हम लोग मनाते हैं। एक जो हमारा आयुर्वेद कौशलम कार्यक्रम है उसमें पूरे देश भर से विद्यार्थी आते हैं। और ये पूरा का पूरा जो आयुर्वेद का ज्ञान है वो हिमालय की कंदराओं में, हिमालय की उपत्यकाओं में विकसित हुआ। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो भी ज्ञान है उसका बोध बिहार की धरती से ही हुआ है और कहीं से नहीं हुआ। जो प्रचार होगा वो भी बिहार की धरती से होगा। मैं समझता हूँ कि आज मैं इस क्षण उसको अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरे सामने मेरे से वर्ष भी हो सकते हैं, मेरे सहयोगी भी हो सकते हैं, मेरे साथ के लोग भी हो सकते हैं, ये सभी इस भाव से यहाँ एकत्र हैं कि हम लोग मर्म चिकित्सा जैसे विषय को सीखें और अपने को भी एक तरह से गौरवान्वित करें और लोगों की चिकित्सा में अपना योगदान दें। मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों का एक एम्पावरमेंट है। इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि अपने इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट भी करते हैं और ऐसी बीमारियों का उपचार भी करते हैं जिसको सामान्य रूप से आयुर्वेद में भी असाध्य कहा गया। आयुर्वेद में कहा गया कि जो बीमारी होती है जो 1 संवत्सर से पुरानी होती है वो साध्य या असाध्य होती है। और ऐसी अनेक सह बीमारियां आयुर्वेद में भी वर्णित है और एलोपैथी में तो है ही है कि जिनका कोई उपचार चिकित्सा से नहीं हो सकता। जिसको मैं थोड़ा सा उदाहरण दूंगा, पोस्ट पोलियो पेरेसिस। हम गर्व से कहते हैं कि हमारा देश पोलियो मुक्त है और इसमें हमारी पूरी सरकार है, यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और कितना पता नहीं कितने हमारे क्लब्स और ये सारी चीजें मिलकर इसको कार्य करती है। हमारी जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार इस पर अरबों खरबों रुपए खर्च करती है और पोलियो मुक्त हम लोगों को किया गया। लेकिन हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको पहले पोस्ट पोलियो हो चुका और पोस्ट पोलियो पेरेसिस से आज भी ग्रस्त है। 40 साल 50 साल पुराने केसेस ये भी मर्म चिकित्सा से ठीक होते हैं। तो आप समझिए कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी चिकित्सा के माध्यम से हो सकता है। हम लोग इसको कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग आजकल कहते हैं कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स को हम लोग इसको कहते हैं फिजियो स्पिरिचुअल डिसऑर्डर्स की बात हम लोग करते हैं। तो जो फिजियो स्पिरिचुअल डिसऑर्डर्स है उसमें फिजियो स्पिरिचुअल जो टेक्निक है मर्म चिकित्सा की चिकित्सा के माध्यम से हम ऐसी अनेक बीमारियों को ठीक करते हैं जिसका सामान्य रूप से किसी भी मेडिकल साइंस में उपचार नहीं होता। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात करते हैं तो लगभग 5 लाख नी रिप्लेसमेंट सर्जरी पर एनम हमारे देश में होती है और करोड़ लोगों को ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की सलाह दी जाती है। 5 से 10 लाख रुपया एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में खर्च होता है। लगभग 25 खरब रुपया हम लोग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में प्रतिवर्ष खर्च करते हैं। मर्म चिकित्सा के माध्यम से हम क्या करते हैं, दर्द तो इंस्टेंट होता है, मीन्स इट टेक्स ओनली 2 to 3 मिनट्स। दर्द को ठीक करने में कितनी देर लगती है? 2-3 मिनट लगती है मर्म चिकित्सा से। और यदि हम लगातार मर्म चिकित्सा करते हैं तो 3 से 6 महीने के बाद हम लोग रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में भी पॉजिटिव एक एटीट्यूड पाते हैं और उसके माध्यम से हम देखते हैं कि हजारों लाखों करोड़ों लोग जो मर्म चिकित्सा जो इन ऑपरेटिव प्रोसेसेस का पैसा खर्च नहीं कर सकते या किसी वजह से उनमें ऑपरेटिव प्रोसेस नहीं हो सकता, रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं हो सकती, उनको भी मर्म चिकित्सा के माध्यम से फायदा उठा सकता। मैं समझता हूँ कि 4 दिन का वर्ष 3 दिन विशेष रूप से, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम से निकलना है, तो 3 दिन में हम चाहेंगे कि आप जितने भी लोग हैं अधिक से अधिक इसको सीखने का प्रयास करें। और मैं समझता हूँ कि ये यदि आप सीख जाएंगे तो आपको एक बहुत अच्छा चिकित्सा में लगेगा। जब भी हमारे विद्यार्थी हम लोगों से पूछते हैं कि सर मर्म चिकित्सा हमने सीख ली लेकिन हम इसका उपयोग हम कहाँ क्लिनिक हमें खोलना चाहिए, तो हम लोग उनको एक सलाह देते हैं कि जो शहर का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, उसके सामने क्लिनिक खोलिए। जो न्यूरोलॉजिस्ट है उसके सामने क्लिनिक खोलिए। जो ENT सर्जन है उसके सामने क्लिनिक खोलिए। जो भी उससे ठीक नहीं होते उन मरीजों की आप निःशुल्क सेवा कीजिए पहले, और जब परिणाम मिलेगा तो आप उसके परिणाम देख सकते हैं कि कितने अभूतपूर्व परिणाम हैं। इसके आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितने अच्छे परिणाम हैं। आज हम लोग पूरे देश भर में कई एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हम लोगों ने विगत 2 वर्षों पूर्व विश्वविद्यालय में, अपने विश्वविद्यालय में
लगभग 32 एलोपैथिक डॉक्टर्स को मर्म चिकित्सा और आयुर्वेद का 6 दिन का प्रशिक्षण दिया। और ये पहला अभिनव प्रयोग है पूरे देश भर में कि हम किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर को आयुर्वेद की ट्रेनिंग दी गई हो। तो एक नया अभिनव प्रयास हम लोगों को विश्वविद्यालय के माध्यम से किया गया। और सैकड़ों लोग जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो हम लोगों के मृत्युंजय मिशन के कार्यक्रम में आते हैं, सीखते हैं और ये कहते हैं कि सर इससे फायदा क्या है, कि यदि मरीज तुरंत ठीक हो जाएगा इससे हमारा क्या फायदा। तो हम लोग उनसे एक बात कहते हैं कि भाई ये आप जो अपना परामर्श लेते हैं वो लेते रहिए, यदि दूसरा भी आपके साथ जो चिकित्सक है वो भी परामर्श लेता है, आप यदि मर्म चिकित्सा जानते हैं तो एज ए सुपर स्पेशलिटी साइंस के रूप में आप एलोपैथी में इसका यूज कर सकते हैं, यूनानी में इसका उपयोग कर सकते हैं, होम्योपैथी में कर सकते हैं, आयुर्वेद में कर सकते हैं। तो किसी भी चिकित्सा पद्धति में, क्योंकि ये नॉन फार्माकोपिल वे ऑफ हीलिंग है, इसमें चिकित्सा में कोई हम औषधि का उपयोग नहीं करते, लेकिन रोगी के फायदे के लिए हम तुरंत इसका उपयोग कर सकते हैं, इसको उपयोग कर सकते हैं और इससे अपने लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे आप भी लाभान्वित होंगे और 50 लोगों की यदि हम लोगों को एक टीम मिल जाती है तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने पूरी आधी जो जंग है वो जीत ली। सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना, हेल्थ फॉर ऑल यदि हमको करना है तो मर्म चिकित्सा, आयुर्वेद, योग और वैदिक साइंसेज पे हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।